नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अब ये सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले दिल्ली में बजट पेश किया गया। बजट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। बजट को लेकर के विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और ये आरोप लगाया कि इस बजट में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का पैसा घटा दिया गया है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर निशानेबाजी की। हालांकि सरकार की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि दिल्ली की पिछली सरकार की मंशा विकास करना नहीं बल्कि अपना विकास करना थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ पैसा कागज़ों पर बर्बाद किया है, धरातल पर कोई काम नहीं किया गया है। दिल्ली के विकास के कामों को रोका गया है। सीएजी की रिपोर्ट से बात पूरी तरह से साफ़ होती जा रही है कि एक के बाद एक जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है उनमें साफ़ हो रहा है कि कागज़ों पर काम किए गए बल्कि धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष भी ये कह रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट को मुद्दा बना करके सरकार देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के लगातार विधानसभा में हंगामा बरताया जा रहा है। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि इससे पहले विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में जो वादे आम आदमी पार्टी ने संकल्प पत्र में किए थे उनको पूरा नहीं किया गया और इसकी वजह से बेबुनियाद सीएजी की रिपोर्ट को ला करके उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि दिल्ली में 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। होली पर सिलेंडर देना था, वो पूरा नहीं किया गया और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे और इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए सीएजी रिपोर्ट ला करके इस तरह के व्यवधान पेश करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को नया मुखिया मिल गया है। जी हाँ, लंबे समय से ये सस्पेंस बना हुआ था कि निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के 31 मार्च के रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी की कमान किसके हाथ में जाएगी। ये बातचीत चल रही थी जिसमें कई सारे आईएएसओ के नाम आ रहे थे, लेकिन अपनी सीनियरिटी, अपनी सीरियसनेस और अपनी कार्यशैली को लेकर के बेहद लोकप्रिय 1992 के आईएएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश कैडर के थे, जिनको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे डॉक्टर आनंद बर्धन जी को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। उत्तराखंड की निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर होंगी और 1 अप्रैल 2025 से आनंद बर्धन उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पे कार्यभार ग्रहण करेंगे। आनंद बर्धन अभी तक अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पे उत्तराखंड में काम कर रहे थे और 1992 के आईएएस अधिकारी, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में इनको काम करने का लंबा अनुभव है। आनंद बर्धन बेहद कार्यक्षम आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। कुंभ मेला के मेलाधिकारी भी रहे और अपनी अनुशासनात्मक छवि और प्रशासनिक विशेषज्ञता के लिए राज्य की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में भी काफ़ी लोकप्रिय अधिकारी के तौर पे पहचाने जाते हैं। आनंद बर्धन 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के मुख्य सचिव की कुर्सी संभालेंगे और उनके नाम की घोषणा के साथ पूरी उम्मीद जताई जा रही कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में जो कार्यशीलता है, कार्यक्षमता है, वो बढ़ेगी और निश्चित रूप से उत्तराखंड अपने विकास के तय रोड मैप पे बहुत तेज़ी से तमाम मापदंडों को हासिल करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद से जब आनंद बर्धन राज्य की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी पे विराजमान होंगे तो कौन कौन से प्रयोग ब्यूरोक्रेसी में करते हैं और किस तरह से उत्तराखंड को 2025 से अपने कार्यकाल में देश का नंबर 1 राज्य बनाते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट।
रिपोर्टरों में हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के जो स्कूल हैं उनके बारे में, क्योंकि स्कूलों में कहीं ना कहीं मनमानी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जल्द ही अब नया सेशन स्कूलों का शुरू होना है। और उससे पहले कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक हैं वो अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर या फिर कहा जाए कि किताबों के सिलेबस को लेकर लगातार कहीं ना कहीं मनमानी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल राजधानी देहरादून में भी एक स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था और सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया था कि कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक हैं वो अपनी मनमानी के चलते स्कूल की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी किसी तरह की फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन जो स्कूल संचालक हैं वो कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनके जेब पर एक अतिरिक्त प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि अभिभावकों ने चेतावनी स्कूल संचालकों को दी है, यदि उन्होंने फीस वापस नहीं ली बढ़ोतरी वाली तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब स्कूल खुलेंगे तो किस तरीके से फीस की जो पूरे प्लान है वो किस तरीके से रखा जाता है और जो किताबों का प्लान है वो किस तरीके से रखा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और लगातार जो फीस बढ़ोतरी की बात है वो करने लगे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक सकता है। क्योंकि जो अभिभावक हैं वो इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, तो इसके चलते कहीं ना कहीं कुछ गरीब परिवार से भी आते हैं, तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं अधिक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में विगत 10-12 दिनों में 4-5 फेस्टिवल मनाए जाने वाले हैं। सभी फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज बिहार के DGP विनय कुमार ने राजधानी पटना में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आज 28 तारीख को जुम्मे के आखिरी नमाज पढ़े जाएंगे, जो मुस्लिम भाई के द्वारा मस्जिदों एवं खुले स्थलों पे नमाज पढ़े जाएंगे, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने ये भी बतलाया कि 31 तारीख से बिहार में नवरात्रा भी शुरू हो रहे हैं और 4 दिनों का चैती छठ भी शुरू हो रहा है और 6 तारीख को रामनवमी भी है, जिसको लेकर पूरे ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही धूमधाम से पूरे राज्य में ये पर्व मनाए जाते हैं। जिसको लेकर पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का आदेश जारी किया गया है। विनय कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाते हैं। लोग महावीरा लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं, एक स्थलों से दूसरे स्थलों पर जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है और पूरे राज्य में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके मद्देनज़र पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का आदेश जारी किया गया है। एवं जो संवेदनशील शहर है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती करने का आदेश जारी किया गया है, जो कि आज से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों से रामनवमी के समय कुछ अप्रिय घटना घटती है, जिसको लेकर बिहार राज्य के कुछ शहरों को चिन्हित किया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील है, जैसे गया, नालंदा, भोजपुर, भागलपुर एवं मुंगेर एवं बिहार के कुछ अन्य शहरों को भी संवेदनशील घोषित किया गया है। और जिन शहरों को संवेदनशील घोषित किया गया है उन शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का अशांति न फैले, अप्रिय घटना न घटे, जिसको लेकर पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है एवं पूरे राज्य को CCTV कैमरे से नज़र रखे जाएंगे और कोई भी शांति भंग करने का कोशिश करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। फायर सीजन की सतर्कता के बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोबा रेंज के जंगल में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर महकमे में हड़कंप मच गया है। आनंदा ताल के निकट ग्रासलैंड क्षेत्र से आग की शुरुआत हुई थी। मुख्यालय से मिले इनपुट के बाद रेंज की टीम सतर्क हुई और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। तेज हवाओं के चलने के कारण आग विकराल हो गई
और ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग जंगल के काफ़ी दायरे में फैल गई, जिसके बाद रेंज प्रशासन ने सूचना मुख्यालय और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और पीटीआर के अफसर और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया है। बता दें कि बीते 15 फरवरी से पीटीआर में फायर सीजन चल रहा है। शासन से मिले निर्देशों के बाद जंगल क्षेत्र में संभावित आग से बचने को फायर लाइन कंडिंग कर कंट्रोलिंग वार्निंग की जा रही है। वहीं टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से सभी 5 रेंज के वन अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन इधर पीटीआर में आग रोकने के इंतजाम चलते रह गए, उधर जंगल में आग की घटना हो गई। हालांकि जंगल में आग कैसे लगी और आग की घटना से जंगल के वन्य जीवों को कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं हो सका है। हालांकि आग फायर लाइन के चलते लगना बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़ पीलीभीत। पंजाब की भगवंत मान सरकार अब लोगों के बीच जाकर उनके कामों को सही समय पर करवाने के लिए तत्पर नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से जारी पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन के बाद पंजाब के कई कैबिनेट मंत्रियों ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब के विधानसभा भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले दिनों के अंदर मान सरकार आपके द्वार प्रोग्राम को एक नए सिरे से लॉन्च करने जा रही है और उसका मकसद यही है कि पंजाब सरकार जो सहूलतें, जो सुविधाएं आम जनता के लिए दे रही है, उसको धरातल पर अच्छे तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि पंजाब के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनको आने वाले दिनों के अंदर हफ्ते में 4 दिन आम लोगों के बीच जाना होगा। यानी कि सरकार का आदेश साफ है कि सभी डिप्टी कमिश्नर हर हफ्ते 4 दिन पंजाब के अंदर अलग अलग फील्ड में रहेंगे, अलग अलग गाँव के अंदर रहेंगे और वहां पर कैंप लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर उनका हल जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आज वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि सभी डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए गए हैं कि जो पंजाब सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं वो किस तरीके से प्रभावी रूप से काम कर रही, उनका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो भी पंजाब सरकार को देना होगा, उसका सही तरीके से आंकलन करना होगा और जहां जहां पर सुविधाओं को लागू करने में कहीं देरी हो रही, दिक्कत हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी डिप्टी कमिश्नर को पंजाब सरकार के मुख्यालय यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर देनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर सेहत और खास तौर पर शिक्षा और बाकी चीजों को लेकर जो सरकार ने फैसले लिए हैं उनको भी तेजी से लागू किया जाएगा। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र एवं छात्राओं एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा के खिलाफ अपशब्द एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के कारण समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना दिया। साफ तौर पे उन सबका आरोप था कि जिन्होंने देश की आबरू बचाने को लेकर के युद्ध किए, उनको एक सपा का सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद को इस्तीफ़ा देना चाहिए एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तत्काल रूप से पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब गाय, मांस, मछली और एक बार राणा सांगा को लेकर के ये विरोध अब राजनीति में उबाल ला रहा है। जहां अखिलेश यादव लगातार इस बयान के बाद से अपने ही सांसद के बचाव में उतर आए हैं, वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो उन्होंने गौवंश और गायों से आने वाली बदबू और गौशाला से आ रही बदबू को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति उथल पुथल हो चुकी है। लगातार लोग इस बात का कटाक्ष कर रहे हैं
और अखिलेश यादव की इस बयान पर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए लगातार ट्विटर हैंडल पे और सोशल मीडिया पर ज़ोर आजमाइश हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल पल्लवी पटेल ने भी, अपना दल की जो नेता हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो राणा सांघा का अपमान होगा उस अपमान को नहीं सहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे नेता को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी को देखते हुए इसी क्रम में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन था राणा सांघा के खिलाफ़ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे वीर पुरुष राणा सांघा के विरोध में अगर कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो तत्काल रूप से उसे देश के बाहर चले जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में यदि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी सांसद, राज्यसभा सांसद को बाहर का रास्ता नहीं निकाला, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, तो वो आंदोलन को उग्र करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर तक भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ भी जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इस बयानबाजी के बाद से उथल पुथल शुरू हो गई है, जहाँ कांग्रेस ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये व्यक्तिगत मामला है और इस पूरे व्यक्तिगत मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बयानबाजी कर सकते हैं। उनकी इस तरीके की बयानबाजी से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर शिकंजा कसने की बात कही है और ये भी कहा है कि हमारे देश के वीर योद्धाओं के बारे में अगर कोई ऊट पटांग या अवैतनिक बात करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत इस समय पूरे उत्तर भारत में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च के अंतिम दिन चल रहे हैं, लेकिन मार्च के अंतिम दिन में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो आलम यह है कि दिन के समय लोगों को गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन का सहारा लेना पड़ रहा है और राजधानी दिल्ली में दिन के समय जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 39 डिग्री को भी छू गया है और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों के पसीने छूटते हुए गर्मी की वजह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक पूर्वानुमान जताया था, जिसके अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना था एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर सक्रिय हुआ था, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी 27 मार्च से देखने को मिलने वाला था। यानी कल से जो है अगले 3 दिन तक 27, 28 और 29 मार्च को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान बढ़ रहा था उसमें तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जानी थी। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया था उसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में कल से ही तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि तेज धूप दिल्ली के आसमान में खिल रही है जो लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन जो तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया था वो अब घटकर महज तकरीबन 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है अधिकतम तापमान। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो दिल्ली का आज 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार 30 मार्च यानी जिस दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उस दिन से एक बार फिर से गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी और उत्तर भारत के ज़्यादातर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि जब नवरात्रि अपने अंतिम दिनों पर पहुंचेंगे यानी नवरात्रों के जो आखिरी दिन होंगे उसमें जो तापमान है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस को भी छू सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली और एनसीआर और ज़्यादातर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। यानी कुल मिला के फिलहाल अब उत्तर भारत में लोगों को 29 मार्च तक ही कहीं ना कहीं जो है वो गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन 30 मार्च के बाद एक बार फिर से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। लंबे 15 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम रायपुर में बीजेपी की सत्ता यानी बीजेपी की महापौर मीनल चौबे जो है बैठ गई और आज उन्होंने नगर निगम रायपुर के लिए अपना पहला
बजट जो है 1500 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने बजट जो है पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ही बनाए हैं और हम ही सवारे का नारा देते हुए अनेक काम उन्होंने जो है रायपुर के निगम क्षेत्रों में कराने की बात कही। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात कही, रायपुर को ट्रैफिक से सुगम व्यवस्था बनाने की बात कही, रोड बनाने की बात कही, नाली निर्माण की बात कही, नालंदा परिसर को बेहतर बनाने की बात कही। इसके साथ ही और कई बात उन्होंने जो है अपने बजट भाषण में की। इसको लेकर के बजट भी उन्होंने दिया। अब ये इस पूरे मामले को लेकर के मिनल चौबे ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और रायपुर जो है अब विकास की ओर अग्रसर होगा और जो है लगातार बढ़ते ही जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, जो नगर निगम में बैठे हैं उन्होंने भरपूर राशि का जो है उपयोग नहीं किया, बजट ऐसे ही लैप्स हो गया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि हम ये जो वादा कर रहे हैं वो 1 साल में जो है निभाएंगे और भरपूर राशि का जो है उपयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार रायपुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद अब विकास की ओर अग्रसर है और इसके साथ ही आने वाले समय में रायपुर को और बेहतरीन ढंग से जो है शहरों में जो है हम गिनाएंगे, ये बात उन्होंने कही। अब देखना ये होगा कि अब जिस तरीके से उन्होंने बजट नगर निगम में पेश किया कि आने वाले एक समय में रायपुर नगर निगम का जो है सूरत कितना बदलता है और यहाँ की रोड, नाली, साफ सफाई व्यवस्था, खासकर मच्छरों की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था जैसे कई बड़ी समस्याओं से 1 साल में कितना निजात मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बजट को लेकर के वो खूब चर्चा में है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, जगत 24 न्यूज, रायपुर। आज सिटी रिपोर्टर में एक अहम सूचना है ताकि लोग जागरूक हो जाएं। जाहिर सी बात है, डेवलपर्स, बिल्डर जो ठग करते हैं, धोखा देके फ्लैट या प्लाटिंग का कुछ हिस्सा लोगों को बेच देते हैं, बाद में लोग उसको झेलते हैं जब ये देखते हैं कि इसमें बिजली कनेक्शन नहीं हो सकता, इसमें सीवर कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लेआउट LDA से पास नहीं होता है। लोग प्लाट ख़रीद लेते हैं, फ्लैट ख़रीद लेते हैं। अगर कोई चीज़ आप ख़रीदारी करना चाहते हो, कहीं कमर्शियल अपार्टमेंट लेना चाहते हो, कमर्शियल दुकान लेना चाहते हो किसी बिल्डिंग में, या कहीं प्लाट में प्लाटिंग हो रही हो, प्लाट ख़रीदना चाहते हो, तो एक ज़रूर जानकारी ले लिया करिए। LDA न्यायालय में एक लिखित दस्तावेज़ देके, तहरीर देके कि क्या फ़ला निर्माण में कोई LDA में वाद तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बिल्डर है और डेवलपर है जो प्लाटिंग करता है उसका वाद LDA में चलता रहता है। वो कंज्यूमर जो ख़रीदार होते हैं उनको बताता नहीं है और रजिस्ट्री में लिख देता है वाद विवाद से ग्रस्त नहीं है और रजिस्ट्री हो जाती है। बाद में कुछ सालों के बाद लोगों को पता चलता है कि ये बिल्डिंग जो है उसमें सीलिंग के आदेश हैं, ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, या ये प्लाटिंग जो सील हो चुकी है, ध्वस्तीकरण हो चुकी है, तब भी इसमें हमने ख़रीद लिया और बाद में एक बहुत बड़ा दिक्कत का सबब सामने झेलना पड़ता है कंज्यूमर के। लिहाजा कोई भी ख़रीद फरोख्त आप प्रॉपर्टी में करें तो आइए, आपका फरीज़ा है कि सबसे पहले ये देख लें कि LDA न्यायालय में, कमिश्नरी न्यायालय में या उसके ऊपर शासन में या शासन के बाद हाई कोर्ट में कोई ऐसा वाद इस प्रॉपर्टी को लेकर सरकारी चल तो नहीं रहा है, क्योंकि वाद की जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसको कभी भी बिल्डर बताता नहीं है और फ्लैट और प्लाट को बेच देता है, बाद में कंज्यूमर झेलता है। तो ये ज़रूरी है कोई चीज़ ख़रीद फरोख्त करने से पहले LDA न्यायालय से एक NOC ज़रूर ले लें। कैमरा पर्सन किशन इसाद रज़ाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़।